किया और आज इमरान खान साहब की जानिब से ये बताया गया है कि वो अपने उस फैसले पर अटल है, वो फैसला तब्दील नहीं होगा। बल्कि एक कदम आगे बढ़कर इमरान खान साहब ने आज पंजाब की जो सूबाई असेंबली है उससे भी मुतालिक एक बड़ा अहम फैसला दिया है और बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड किस्म की डेवलपमेंट्स हमें देखने में आ रही हैं, बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी हुई। और फिर हम देखेंगे आला अदलिया में क्या हो रहा है। आईनी बेंच जो 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में कायम हुआ, वो आजकल उसी 26वीं आईनी तरमीम की वैलिडिटी को देख रहा है। एक 8 रुकनी आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में समाअत कर रहा है। आज की समाअत बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। जो खबरें थी जो आज की समाअत के हवाले से वो तो हम आप तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन आज की उस समाअत के अंदर कुछ मजीद इंकशाफात भी हुए हैं जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने दावे किए हैं। उस हवाले से बात करेंगे, उनके दावों में किस हद तक सच्चाई है, वो हक बजानब है वो कहने में। और फिर जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने आज कुछ ना कहकर भी क्या जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब पर तनकीद की है दौरान समाअत, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो मतीर जान साहब, जो इमरान खान साहब की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ एक बयान सामने आया, उन्होंने वज़ीर आला अली मिन गन्नापुर साहब को तब्दील करने का हुक्म दिया और फिर साथ ही जो नया नाम है सुहेल आफरीदी, उनका नाम सामने आ गया। और अब हम देख रहे हैं कि तमाम जो इदारे हैं, हुकूमत है, दौड़ें लगी हुई हैं और उनके ऊपर अब तनकीद भी हो रही है। मुख्तलिफ किस्म के बहाने बनाए जा रहे हैं। मुस्ताफ़ी जो हुए हैं अली मिन गन्नापुर साहब, उनका इस्तीफ़ा पहुंचा है नहीं पहुंचा, अब एक नई कंट्रोवर्सी ने जन्म ले लिया। आप इसको पॉलिटिकली कैसे देखते हैं? एक जानिब हम देखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जो जिनके दरमियान आपसी एक नूरा कुश्ती के हैं या एक लड़ाई है जो चल रही है। अपनी एक 1.5 इंच की मस्जिद में वो दोनों क़याम पजीर हैं, वहाँ पर ही जो करना है वो कर रहे हैं। बाकी मुल्क में जो कुछ हो रहा है, फौज कर रही है या पीटीआई कर रही है, उससे उनका कोई लेना देना नज़र नहीं आ रहा। तो आप कैसे देख रहे हैं पूरे पोलिटिकल सिनेरियो को, बिलखसूस इस जहराना पॉलिसी को जो इमरान खान साहब ने अपनाई है? देखें, इमरान खान जो हैं अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं इस कशीदगी को लेकर, और मैं समझता हूँ ये एक सियासी हिकमत अमली है। और इस सियासी हिकमत अमली के अंदर अब गुंजाइश नहीं है कि इमरान खान पीछे हटें या अपना कोई फ़ैसला वापस लें, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर उससे उनके बयानियों के अलावा उनकी सियासत को और उनकी पार्टी को भी इंतहाई नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो सकता है। और देखिए, ये जो कुछ भी खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आई है, ये तसलसल है उस जारयाना हिकमत अमली का कि जिसके तहत इमरान खान ने पहले अपने तमाम अरकान पार्लियामेंट को स्टैंडिंग कमेटी से इस्तीफ़ा दिलवाया, और उसके बाद उनके जो तसलसल से बयानात आते रहे हैं उनके सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर भी, और ख़ास तौर पे फ़ौजी ऑपरेशन के हवाले से, तो अब जबकि सुहेल आफरीदी जो कि 36 साल एक नौजवान वज़ीर आला हैं, उनको इमरान खान ने नामज़द कर दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि अब ये फ़ैसला वापस हो सकता है। जो भी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कर रहे हैं, ये वही मैं समझता हूँ एक कमज़ोर हिकमत अमली है जो कि पीडीएम ने भी अपनाई थी माजी में। जब पीटीआई ने इस्तीफ़े दिए थे तो इनके इस्तीफ़े मानने से वो इनकारी हो गए थे। अब उसमें तो ये मामला था ना कि इस्तीफ़ों से अगर इनकारी हो जाए ना हो जाए, पीटीआई वाले आए ना आए, पार्लियामेंट तो चलती रहती है, मगर ये नहीं हो सकता कि एक वज़ीर आला इस्तीफ़ा दे और गवर्नर के सुट पंजा में तो कार ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है कि जनाब इस्तीफ़ा मेरे घर में आया कि नहीं। अब रात को ही जो हैं शेख वकास जो तर्जुमान है पीटीआई के, उन्होंने शेयर कर दिया वो वसूली की जो रसीद है कि भाई गवर्नर हाउस में ये वसूल हो गया, रात को 10 बजे वसूल हुआ, और अभी 2 घंटे 3 घंटे पहले ट्वीट भी आ गई उनकी। तो मेरे ख्याल में अगर नया वज़ीर आला ओहदा नहीं संभालता तो गवर्नर जो है वो आइन शिकनी का मुर्तकब होगा अगर उसने इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने में अपना आइनी किरदार अदा न किया। और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ अगर स्पीकर जो सूबाई असम्बली है, अगर उसने इस मामले को आगे लेके चल पड़े और उन्होंने नए वज़ीर आला का इंतखाब कर दिया, तो गवर्नर क्या बेचता है यहाँ पे? गवर्नर का क्या अख्तियार है कि वो किसी नए वज़ीर आला से वो हल्फ ना ले या वो किसी नए वज़ीर आला को तस्लीम करने से इनकार कर दे? तो ये ट्रेन बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और इस ट्रेन को अब रोकने वाला कोई भी नहीं है, और ये सिर्फ एक कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है। और सुहेल आफरीदी के ख़िलाफ़ भी जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो उस कन्फ्यूजन में सिर्फ इजाफा करने के लिए है। और जिस किस्म के इल्ज़ामात, और ख़ास तौर पे बैरिस्टर अकील जैसे वकील जो हैं, उनका ये कहना कि उनको क्योंकि साइबर क्राइम FIA का एक नोटिस मिला हुआ है इसलिए वो वज़ारत आला के
عہدہ نہیں سنبھال سکتے. میں اگر پتہ نہیں انہوں نے کون سی یونیورسٹی سے بیرسٹری کی ہے، اگر میں اس یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہوتا تو نہ صرف یہ کہ ان کی ڈگری منسوخ کر دیتا، بلکہ ان کے جو ہے نا دوبارہ قانون کی ڈگری لینے پہ بھی پابندی لگا دیتا. مطلب اتنی بچے گانا اور بچوں والی بات کی ہے کہ بھئی نوٹس آ گیا تو جناب وہ نااہل ہو گئے. تو بیرسٹر عقیل صاحب میرے خیال میں یہ نون لیگ کو اگر نوٹس آ جائے تو وہ تو اپنے آپ کو نااہل سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ پاکستان میں اگر عدالتیں ہیں، پاکستان میں اگر انویسٹیگیشن ایجنسی ہیں، اگر یہ 1 سال پرانا نوٹس، اور وہ نوٹس کے اندر بھی آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ اس نوٹس کے اندر جو انہیں طلب کیا گیا ہے فروری 2025 میں نوٹس جاری کیا جا رہا ہے اور طلب انہیں 2024 میں کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے یہ بھی ایک عجیب لطیفہ ہے جس کا آپ بیرسٹر عقیل صاحب کہہ رہے ہیں وہ نااہل ہو گئے. دوسری بات جو کی جا رہی ہے کہ وہ دہشت گردوں کے جو ہے وہ سہولت کار ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے اور یہ انتہائی گھناؤنا اور گھٹیا پروپیگنڈا ہے. کوئی بھی یہ کہتا ہے کہ ایک نامزد وزیر اعلیٰ، ان کو پتہ تب چلا کہ وہ سہولت کار ہیں جب وہ نامزد ہو چکے وزیر اعلیٰ. اس سے پہلے ان کے اوپر کوئی دہشت گردی کا مقدمہ، کوئی دوسرا تیسرا مقدمہ، کوئی سہولت کاری کا مقدمہ، کچھ بھی نہیں تھا ایسا. اور پھر ہم نے دیکھا اگر انہیں پتہ ہوتا ہے انہوں نے نامزد ہونا ہے تو چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے سیاستدان ہی سیاست کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سیاستدانوں پہ تو بڑی آسانی سے الزام لگا دیتے ہیں. لیکن ہمیں اپنی تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے کہ تاریخ میں گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کا الزام جو ہے وہ سیاستدانوں پہ نہیں لگا، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، اس طرح کے بیانات ایک ایسے موقع پہ جب ایک صوبے کا نیا وزیر اعلیٰ آ رہا ہے، صوبے کے عوام، صوبے کی اسمبلی عوام کے 80-90% جو مینڈیٹ ہے اس پی ٹی آئی کی پارٹی کو ملا ہوا ہے، وہ اب نیا وزیر اعلیٰ لانے چاہ رہی ہے. تو ایسے موقع پہ یہ تمام جو رقیق قسم کے حملے جو سیاستدانوں پہ کیے جا رہے ہیں، سیاسی جماعت پہ کیے جا رہے ہیں اور نئے نامزد وزیر اعلیٰ پہ کیے جا رہے ہیں، میرے خیال میں یہ ایک عجیب ہی صورتحال پیدا ہو جائے گی اور یہ معاملات پھر سنبھلیں گے نہیں، کیونکہ یہ خیبر پختونخوا ہے، یہ پنجاب نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ جو بھی کر لیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. بہرحال اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل تک جو بیان ہم سنتے تھے حکومت کی جانب سے ایک دعویٰ کیا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف قصہ پاری نہ ہو گئے. آج ایسا لگ رہا ہے بالخصوص گزشتہ روز کی اس ڈیولپمنٹ کے بعد سے کہ ایک مرتبہ پھر ہمیں ایک جانب اسٹیبلشمنٹ دکھتی ہے، دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف دکھتی ہے. حکومتی اتحادی، مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، وہ اس پوری ایکویشن میں کہیں ہمیں مس نظر نہیں آتے. حالانکہ اقتدار میں وہ ہیں، حکومت میں وہ ہیں، مگر ان کی ریلیونس آپ کو نہیں لگتا وہ جو ختم کرنے چلے تھے پی ٹی آئی کی، ان کی اپنی کم ہو گئی ہے پبلک کی حد تک اگر ہم بات کریں تو؟ بالکل. آپ دیکھیں نا کہ یہی جو سہیل آفریدی کا جو معاملہ ہے، سہیل آفریدی پی ٹی آئی سے ایم پی اے بنے 2024 میں 8 فروری 2024 کو، اور اب تک وہ تقاریر بھی کر رہے ہیں مختلف جگہوں پہ. بڑا اگریسو ان کا رویہ بھی ہے، اگریسو ٹون ہے ان کی. یہ اگریشن کیا رہتا ہے بعد میں یہ بھی دیکھنے والی بات. یہ نہیں ڈیفینیٹلی وہ دیکھنے والی بات ہے، لیکن سارا کچھ تھا، سارا کچھ ہمارے سامنے تھا، لیکن ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا ہو پریس کانفرنس کر کے کہ عطا تارڑ صاحب جو ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے کہ جو ہے وہ تو دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں اور وہ تو دہشت گردوں کو پناہ دینے والے ہیں، اور بڑی سخت گفتگو کی ہے. اور انہوں نے کہا ہے ہم کسی صورت ان کو نہیں آنے دیں گے. اور جو وفاقی حکومت ہے وہ علی امین گنڈا پور کے حق میں اور ان کی فیور میں میدان میں آ گئی ہے اور سہیل آفریدی کے خلاف میدان میں آ گئی ہے. انہوں نے کہا کیونکہ علی امین گنڈا پور دہشت گردوں کا سہولت کار بننے سے اس نے انکار کیا یا نہیں بنا تو اس کو ہٹا دیا گیا، اور یہ جو ہے وہ دہشت گردوں کا سہولت کار جو ہے وہ ہے تو اس لیے اس کو لایا گیا ہے، اور یہ مراد سعید اور اس کا جو ہے وہ ساتھی بھی ہے، اور ہم کسی صورت نہیں آنے دیں گے. یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ وفاقی حکومت نے اس کا مطلب ہے کہ جو ہے وہ علل اعلان یہ کہہ دیا ہے کہ اب جو بھی ہے ہم کریں گے. اور جو گراؤنڈ کی حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں ناظرین. میرے خیال میں اب مجھے یاد نہیں ہے 8, 10 یا 12 ایم پی ایز تھے ٹوٹل خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن کے، یا 13 تھے، مطلب 15 سے کم ہی تقریباً تھے. وہ خیر سے جو ہے وہ مال غنیمت کے طور پر ہمارے سپریم کورٹ نے، ہماری عدالتوں نے مال غنیمت کے طور پر ان کو بانٹا اور ان 13 کو پتہ نہیں 53-52 تک پہنچا دیا. اور اب صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے 94 بنتے ہیں وہاں پہ ایم پی ایز. مطلب گراؤنڈ پہ کلین سویپ
पूरे खैबर पख्तूनख्वा की जो अवाम थी उसने एक पार्टी को वोट दिया, और अब जाकर वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि हम किसी सूरत नहीं आने देंगे। भाई वो अवामी नुमाइंदा है ना, अवाम ने उसको वोट दिया है, MPA बनाया है, उसके बाद उसकी पार्टी ने उसको नामजद कर दिया है वज़ीर आला के तौर पर। आपको उसका मुंह मथा पसंद हो या ना हो, और आपका एक्ट ये है कि आपने उसके हवाले से एक वो आज से 6-8 महीने पहले का एक NCCI का जो नोटिस फिर रहा है, तो नोटिस तो आप उनके बहुत सारे लोगों को नोटिस गए हुए हैं। उस नोटिस का मतलब ये तो नहीं कि वो जनाब दहशतगर्दों का सवरतकार था और फलां उसने ये कर दिया और वो कर दिया। मेरा ख्याल में जो वफाकी हुकूमत है वो एक तो इररेलेवेंट तो है ही है। अब कल तक इनको कोई पता नहीं था और आज इनको अचानक पता चल गया जी वो ये है। तो वफाकी हुकूमत पैनिक है। वफाकी हुकूमत एक बड़ा ही बुरा किस्म का मेरा ख्याल में, और उसको हम सपोर्ट तो कोई भी नहीं करेगा जो डेमोक्रेट्स हैं, कि आप जो है वो वहाँ के मुंतखब जो लोग हैं उनको रोक रहे हैं कि वो जो है वो नहीं आए। मेरा ख्याल ये है कि एक तो फैसल करीम कुंडली साहब तो हैं ही हैं, लेकिन हुकूमत जो वफाकी हुकूमत है अब इसमें उनसे पता चल गया वो कहीं ना कहीं हर्डल्स बनाएंगे। अब उनके 52 हैं या 52 हैं उनके, अब उसमें से कोई जनाब जिस तरह हमने 26वीं आईनी तरमीम होते हुए देखी, जिस तरह बाकी मामलात होते हुए देखे, हो सकता है इस तरह जो है वो मार दराड़ से नंबर पूरे करने की कोशिश की जाए। लेकिन रुकावट तो पैदा करने की कोशिश की जाएगी। इवेंचुअली फिर मामला आता है सर अदलिया के ऊपर। अब जो बेस बताई जाती है इस पूरे पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा हालात हैं, जो डिलेमा है इस वक्त पाकिस्तान का, वो 26वीं आईनी तरमीम के गिर्दी रोटेट करता है। जो 26वीं आईनी तरमीम है उसने एक बेस प्रोवाइड की है जो कुछ भी गुज़िश्ता 1-1.5 साल के अंदर हुआ है उस सब को। अब वो मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर है। बदकिस्मती हमारी ये है कि आज बजाय इसके कि हमारी आला अदलिया इस इंतहाई अहम मुकदमे को, जैसे मखदूम अली खान साहब सदी का सबसे बड़ा मुकदमा कहते हैं, इसे डिसाइड करे, अभी तक हमारी अदलिया यही नहीं तय कर पाई कि आया हम इस पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देंगे या नहीं देंगे। और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वकला तो दलाइल दे रहे हैं फुल कोर्ट बनाने के हक में, जजेस साहिबान भी काउंटर आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं फुल कोर्ट ना बनाने के लिए। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। और आज भी जो आर्ग्यूमेंट्स तो चले ठीक है, वकला साहिबान मुनीर मलिक साहब ने बड़े उम्दा दिए हैं। जो जजेस साहिबान की जानिब से आज ऑब्जर्वेशन आई हैं, बिलखसूस जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, वो ऐसा लग रहा है कि परेशान भी हैं। अब तो एक तो उनकी रिटायरमेंट भी करीब है, लेकिन जो उनके ऊपर तनकीद हुई है उससे तो वो परेशान हैं ही हैं। लेकिन साथ साथ आज उन्होंने ओपन कोर्ट में ये कहा है कि हमें तो गालियां भी खाना पड़ रही हैं। तो आपको क्या लगता है वो जो आज शिकवे कर रहे हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, किस बुनियाद के ऊपर वो ये बातें कर रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि उनकी जानिब से इस तरह की ऑब्जर्वेशन देना आज मुनासिब था कमरा अदालत में? देखिए दिल, पहली बात तो ये है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान को ये जुमला नहीं बोलना चाहिए था। वो एक आइनी बेंच के सरबराह हैं, वो अगर अपने जुमले की तशरीह और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं समझते तो वो आइन की क्या तशरीह करेंगे। अब उन्होंने तो ये बड़ी आसानी से कह दिया कि हमें गालियाँ पड़ रही हैं। अब उससे तासर ये मिला कि इस आइनी बेंच में उन्होंने कह दिया ये इररेलेवेंट है। हाँ, ये इररेलेवेंट है, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। तो मगर इसका मतलब तो यह है कि 8 जो जजेस मौजूद बैठे हुए हैं उन सबको गालियाँ पड़ रही हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि अगर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को गालियाँ पड़ रही हैं तो जस्टिस आयशा को भी पड़ रही होंगी, या जस्टिस मुसर्रत अली को भी इतनी तो नहीं पड़ रही होंगी जितनी जस्टिस अमीनुद्दीन खान कह रहे हैं। मतलब अब इतना ज़्यादा वो सारों को ही उन्होंने लपेट दिया ना कि हमें गालियाँ पड़ रही हैं। और मुझे तो ये लगता है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान शायद सोशल मीडिया पोस्ट को बहुत फॉलो करते हैं और उनमें बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो जजों के नाम लिए बगैर की जाती हैं। अगर वो वाली बातें भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान समझ रहे हैं कि उनके मतलब थी या उनको किसी ने गाली दी है, तो इसमें अब पोस्ट करने वाले का तो कसूर नहीं है ना। अब अगर कोई पोस्ट वाला ये कहता है कि अदलिया जो है ये इस्टेब्लिशमेंट के आलाकार है और इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करती है, और ये लोग जो हैं जो अपनी तनख्वाहें इनकी बढ़ाई गई हैं वो बतौर रिश्वत इनको जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों की तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, तो इसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान क्यों इतना फील कर रहे हैं? और भी तो जजेस हैं ना, उनको क्यों इन चीज़ों के ऊपर मैं नहीं समझता कि जजों को लेकिन उनका कंसर्न सर तनकीद के ऊपर तो नहीं था ना, वो तो कह रहे हैं गालियां दी जाती हैं। बहरहाल पहले तो शक था लोगों को कि इनको गालियां पड़ती हैं। आज तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने तस्दीक कर दी है कि जी ये बात दुरुस्त है और ये इसमें इतना भी कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन हमें इस बात पे भी गौर करना चाहिए और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कि गालियाँ क्यों पड़ रही हैं, ठीक है ना, वो गालियाँ पड़ने की वजह क्या है, तो उस पर भी ज़रूर थोड़ा बहुत गौर करना चाहिए। गो के
गालियों के दबाव में आके सुप्रीम कोर्ट को फैसले नहीं करने चाहिए, गालियां तो मगर पढ़नी इसके नहीं बावजूद चाहिए। गालियां तो किसी सूरत में उसकी justification तो नहीं दी जा सकती। गालियां देने वाले जो हैं वो कोई पाकिस्तान में बैठ के ज्यादातर तो नहीं देते ना, ऐसा तो कोई हरकत नहीं करता कि इधर बैठ के जजों को गालियां निकाल रहा हो। लेकिन ये नौबत आई क्यों है, आप इससे आप देखें ना कि ये नौबत आई क्यों है। जब अदलिया का वकार और इज्जत लोगों की नज़रों में कम होती है, एतमाद कम होता है, तो जो लोग अदलिया के पढ़े लिखे लोग, इंटेलिजेंशिया जो अदलिया के आम सूरत हाल में दिफा पे आती है, वो भी खामोश हो जाती है। और जब वो खामोश होती है तो फिर इसका मतलब है कि दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे शहर में रास्ते बना लिए, मेरे सहन में रास्ते बना लिए। तो फिर तो ये होगा जब आप अपनी दीवार खुद गिरवाएंगे 26वीं आईनी तरमीम से, सियासतदानों को जुडिशल कमीशन में बिठा के अपने बेंच बनवाएंगे, अपने मुकदमात के हवाले से उनसे पूछेंगे कि भाई ये मुकदमा कौन से बेंच के सामने लगना चाहिए, तो फिर लोग तो आपके सहन में रास्ते तो बनाएंगे। तो फिर ये सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है, तो गाली जिस जज को भी पड़े इसका ये मतलब नहीं है कि वो जज जो है फिर अपने फैसलों में उन गालियों का जवाब दे। अच्छा, इसमें एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको नहीं लगता, क्योंकि एक बात तो हो रही है, इवन जो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं, जो कानूनी माहिरीन हैं, जो बड़े संजीदा किस्म के वकला साहिबान हैं, वो भी अब ये लिख रहे हैं, वो बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं कि भाई ये मौका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इन 8 जजेस साहिबान के पास कि वो जो गलती गुज़िश्ता 1-1.5 साल के अंदर हुई है उसको दुरुस्त कर लें। अगर आज भी ना किया तो फिर वक्त निकल जाएगा और फिर अदलिया के साथ जो कुछ अब हुआ है ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, बहुत कुछ आगे हो सकता है। तो आपको नहीं लगता कि मौजूदा बेंच के अंदर बैठे कुछ जजेस साहिबान को इस बात की रियलाइजेशन है अभी से कि शायद ये मौका है कि हम इसको कुछ बेहतर करें, कम से कम ऑन द फेस ऑफ इट कुछ करें तो सही? आप इसको कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, तमाम जजेस को इसका इतराक तो यकीनी तौर पर होना ही चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को ज़्यादा होना चाहिए। उसकी एक वजह है उनके जो रिटायरमेंट में 1 माह और तकरीबन 22 दिन रह गए हैं, 21 या 22 दिन। तो आपने पूरी, क्या पता उन्होंने भी काजी साहब की तरह कैलेंडर रखा हो? कैलेंडर तो रखा होगा, लेकिन मसला ये है कि आपने एक पूरी जुडिशल सर्विस आपने गुजारी, आप हाई कोर्ट के जज रहे, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में आए, आपको सुप्रीम कोर्ट ने फिर इतनी इज्जत दी कि आपको आईनी बेंच का सरबराह बना दिया, फिर आप जो मर्जी करते रहे, मर्जी मतलब मैं इसलिए कहूँगा कि हुकूमत की मर्जी से। और उसके बाद अब जो है वो मरला आन पहुंचा है कि जो कुछ हुआ उसको ठीक करने के लिए बैठे हुए हैं। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को जाते हुए कम से कम अपने जाने से पहले कुछ ऐसा ज़रूर कर देना चाहिए कि लोग चलें 10 चीज़ें उनकी वो याद रखेंगे कि उन्होंने हुकूमत के साथ बैठे हुए आईनी बेंच की तश्कील जो है वो या सुप्रीम कोर्ट में हो या सिंध हाई कोर्ट में हो, या जो है वो आईनी बेंच की जो उसको तोसी देने का मामला हो, या जस्टिस डोगर जो है उनको चीफ जस्टिस बनाने का मामला हो, या पूरी सुप्रीम कोर्ट को, जब जस्टिस मारखल मंदोखेल ने ये बात की थी कि पूरी सुप्रीम कोर्ट को बना दिया जाए, आईनी बेंच डिक्लेयर कर दिया जाए, तो 6 वोट दूसरी तरफ थे, 6 हुकूमत की तरफ थे, 7वें जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब थे। अगर ये जस्टिस जमाल ने इस बात का जिक्र भी किया उन्होंने अगरचे उन्होंने बताया नहीं कि मेरे लेफ्ट साइड पे बैठे हुए जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब वो थे जिन्होंने इसके खिलाफ वोट दिया, और उन्होंने कहा नहीं यही 14 या 15 जज ही होंगे। और जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जो दी थी, तजवीज़ दी थी, वो क्योंकि पब्लिक में बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा था कि पूरी आपने 26वीं आईनी तरमीम को सुनना है तो फिर पूरी सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को आईनी बेंच डिक्लेयर करें, और इसी वजह से उन्होंने फिर ये प्रपोज किया और उसमें 6 वोट भी पड़ गए और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने उसके खिलाफ वोट दिया। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आपने हर बार हुकूमत के हक में वोट दिया और जुडिशरी के खिलाफ वोट दिया, ये चीज़ें याद रखी जाएंगी। लेकिन अब जाते जाते अगर इस किस्म के कोई ऐसा फैसला देंगे जो कुछ जुडिशरी का साथ हुआ है और अभी मजीद होना है, अगर वो ना रुका तो आपको भी तारीख जो है वो कभी माफ़ नहीं करेगी। तो इसलिए उनको ज़हन में होना चाहिए कि आखिरी 1.5 माह है, कुछ ना कुछ कर जाए, ताकि कोई एक बात तो हम करने वाले हों कि नहीं जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने ये काम किया था। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ, अगर ये इस बात पे आ गए कि हमने जो है वो रेफर करना है मामला, फर्ज करें डायरेक्शन नहीं देते, रेफर करना है जुडिशल कमीशन को, हमने एक जुडिशल ऑर्डर के जरिए ये मामला, और वहाँ पे चला गया और वहाँ पे 6 वोट हुकूमत के वो इसके खिलाफ खड़े हो गए। 6 जो याया अफरीदी साहब, मुनीब साहब और मंदोखेल साहब और मंसूर अली शाह साहब, 4 वोट वो और 2 पीटीआई के, 6 वोट जो है वो इस जजमेंट के साथ खड़े हो गए। तो 7वें वो हो गए जस्टिस अमीनुद्दीन खान
जिनका वोट हतमी होगा। तो इसलिए उनका तो वोट इस वजह से पहले से ही उस हक में होगा ना, क्योंकि उन्होंने तो रिकमेंड किया होगा जुडिशल को। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई मतलब अब हमें पता तो नहीं है, क्लोज डोर में वो करते हैं, पता नहीं कैसे वोटिंग होती है, वो वोटिंग हो जाती है, पता चलता है जी खुफिया वोटिंग होती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर वो ओपन कोर्ट में जुडिशल ऑर्डर पास करें कि हम ये रेफर कर रहे हैं मामला, वहां फिर वोट उसके हक में दें कि जनाब बनाए आप जो है वो, अगर 26वीं आनी तरमीम से पहले की फुल कोर्ट वो बननी है, फुल कोर्ट उन जजेस की वो बनाएं जो 14 या 16 जजेस बनते हैं, या बाद वाला मामला जो भी फैसला हो तो उस फैसले के साथ फिर खड़े हों ताकि उनको थोड़ा सा तो याद रखें हम। लेकिन अदील इसमें एक बात समझने की है। पहली बात तो यह है कि एडवोकेट मुनीर मलिक जो हैं, राजस्थान हाई कोर्ट बार के जो वकील हैं, उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने अदालती हुक्म के जरिए फुल कोर्ट को तश्कील दे, पहली बात। और ये जुडिशल कमीशन को भेजना, उधर वोटिंग, मुझे नहीं लगता। मलिक ने सेकंड किया। और जैसे आयशा मलिक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, देखे ना एडवोकेट मुनीर मलिक कह ही ये रहे हैं कि बेशक आईनी बेंच बन गया, सुप्रीम कोर्ट तो मौजूद है ना। 176 सुप्रीम कोर्ट से मुराद तमाम जजेस हैं, और जो आइन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात हैं उसमें भी तरमीम नहीं हुई। तो सुप्रीम कोर्ट एज अ सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, आईनी बेंच तो सिर्फ एक बेंच है, मगर आईनी बेंच के पास भी ये इख्तियार है कि वो ये फैसला सुनाए कि ये केस पूरी सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। क्यों? इसलिए कि अगर ये आईनी तरमीम पूरी पार्लियामेंट ने पास की है तो पार्लियामेंट को इतनी इज्जत तो दे दें कि पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठ के इसका तिया पांचा करे, इसका पोस्टमार्टम करे। यहाँ पे चंद जजेस बैठ के, 6, 7, 8 जजेस बैठ के पूरी पार्लियामेंट की मंजूर शुदा एक 2/3 अक्सरियत की तरमीम को अगर वो आप होल्ड भी करते हैं तो मैं समझता हूँ ये पार्लियामेंट की तौहीन है कि इनको पूरी कोर्ट को बैठना चाहिए। अपने मुराद और अल्ल तल्लों के लिए तो फुल कोर्ट बैठ जाती है, अपने रूल्स के चेंज करने के लिए, अपने कवायद की तब्दीली के लिए फुल कोर्ट बैठती है, उसके बगैर ये कवायद तब्दीली नहीं कर सकते। और इस मुल्क की मुंतखब पार्लियामेंट का जो आइन है, अगर उसमें कोई चीज़ आ रही है तो ये 8 जजेस बैठ के फैसला करेंगे। आपके कवायद जो हैं पाकिस्तान के आइन से ज़्यादा बड़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ज़रूरी है। और आखिर में ये जो साकिब बशीर साहब कह रहे हैं कि जनाब ये लेगेसी होगी और ये अमीनुद्दीन साहब रिटायर होने वाले हैं, तो मुझे तो मुहावरा याद आ गया, 900 चूहे खा के बिल्ली आज को चली। यानी आप ये आखिरी फैसले से लेगेसी तय होगी। जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने नुकसान पहुंचा दिया है, चाहे जुडिशल कमीशन के अंदर अपने वोट के जरिए, अपनी वोट मेरी जेब में अपने आप को ही दे के, मेरी वोट मेरी मर्जी करके, तो उसका तलाफी जो है वो आखिरी फैसले से, अगर ये मैं कहता हूँ 26वीं आईनी तरमीम को उड़ा भी देंगे तो जो नुकसान इन जजों ने ऑलरेडी पहुंचा दिया है इसी 26वीं आईनी तरमीम के तहत, उसकी कोई तलाफी नहीं है। बहरहाल देखते हैं, सिचुएशन तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। बेंच की तश्कील इस वक्त एक मुअम्मा बनी हुई है। 16 जजेस पर मुश्तमिल वो फुल कोर्ट बनती है जो 26वीं आईनी तरमीम से पहले मौजूद थी, या नए जजेस साहिबान को मिलाकर 24 जजेस साहिबान पर मुश्तमिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा और फिर वो समाअत करेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है। और मुनीर मलिक साहब ने बहरहाल आज जजेस साहिबान के सामने बड़े कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं और उन्होंने जजेस साहिबान को अदालती नज़ायर से ये साबित किया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले भी अपने अदालती फैसलों के जरिए ये कह चुकी है कि फलां मुकदमे के अंदर फुल कोर्ट बैठे। उन्होंने ना चीफ जस्टिस को रेकमेंड किया, ना किसी कमेटी को रेकमेंड किया, ना जुडिशल कमीशन को रेकमेंड किया। उन्होंने एक ऑर्डर के जरिए फुल कोर्ट तश्कील दिया और फिर ये भी तय किया कि जल्द अज जल्द वो फुल कोर्ट इस मुकदमे पर समाअत करे। तो ये अदालती नज़ायर की मौजूदगी में मैं नहीं समझता कि इस बेंच के पास अब ज्यादा गुंजाइश है कि ये अब फुल कोर्ट की जानिब ना बढ़े। देखते हैं फुल कोर्ट होगी कौन सी। और अगर फुल कोर्ट भी ना बनी और फिर जो ये फैसला देंगे 26वीं आईनी तरमीम का, पहले मुतनाज़ा हो जाएगा, तो वो तो पहले ही मुतनाज़ा हो जाएगा, क्योंकि फुल कोर्ट ना बनाने का फैसला भी जो है वो 26वीं आईनी तरमीम को जो है वैलिडेट करने के मुताबिक होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली राइटली पुट। आज के इस व्लॉग से नाज़रीन इतना ही। मुझे मतीउल्लाह जान साहब को, साकिब बशीर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।